and isobaric process. देखिए टीएस डायग्राम हम लोग बनाए एडियाबेटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए। बेसिकली आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए टीएस डायग्राम किस तरीके से बनेगा? टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। देखो, अगर हम बोले आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हमें पता है कि ds इज ऑलवेज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। ds इज ऑलवेज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, जरा फर्स्ट लॉ याद करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है वो हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है वो हमेशा डेल्टा एच के बराबर होता है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लोग dq रिवर्सिबल को लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू du। वर्क डन तो जीरो है। कांस्टेंट वॉल्यूम में dq विल बी ऑलवेज इक्वल टू du, और du क्या होता है? ncv dt। तो हम लोग लिख सकते हैं ds विल बी इक्वल टू ncv dt अपॉन t। अब dt बाई ds निकालो यहां पर, dt बाई ds, तो dt बाई ds आएगा t अपॉन ncv। ठीक है। अब ts डायग्राम में कोई भी कर्व खींचोगे तो यहां पर dt बाई ds क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ द लाइन। खैर, टेम्परेचर पॉजिटिव, CV पॉजिटिव, n पॉजिटिव, तो dt बाई ds कैसा क्वांटिटी आया? पॉजिटिव क्वांटिटी। कर्व का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब वही हम लिख दिए आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में भी ds विल बी इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t ही होता है, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में एनी हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, एंड dH फॉर आइडियल गैस इज नथिंग बट ncp dt। बिठा दिए, ds विल बी इक्वल टू ncp dt बाई t। यहां से भी हम निकाले dt बाई ds, दैट विल बी इक्वल टू t अपॉन ncp। ये भी आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी स्लोप है। बताओ किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप कम? तो हमें पता है कि cp इज ग्रेटर देन cv। अगर ये cp बड़ा है तो यहां स्लोप कम और वहां स्लोप ज्यादा, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप इज ग्रेटर, आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप इज ग्रेटर एंड आइसोबारिक प्रोसेस में स्लोप इज लेस। दो तरह का लाइन बनाया, देखना, एक तो ये लाइन बनाया और दूसरा मैंने ये लाइन बनाया। बताओ व्हाइट वाला कौन सा प्रोसेस? व्हाइट वाला कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोकोरिक और ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोबारिक प्रोसेस। कॉपी कर लीजिए। हाँ सर। ये ग्राफ रब कर दे। सवाल लिखो। एक टीएस डायग्राम दिया हुआ है, टेम्परेचर वर्सेस डायग्राम इज गिवन। वन से टू, टू से थ्री, 3 से 4 and back 4 to 1. A cyclic process is given. इस पॉइंट पे टेम्परेचर 200 केल्विन, इस पॉइंट पे टेम्परेचर 1000 केल्विन, इस पॉइंट पे एंट्रोपी 400 जूल पर केल्विन और इस पॉइंट पे एंट्रोपी 500 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट। पहला हीट एब्जॉर्ब्ड, दूसरा हीट रिजेक्टेड, तीसरा वर्क डन, चौथा एफिशिएंसी।
और इसी में पांचवा, in order to illuminate 1000 bulbs of 40 watt each, how many cycles per second the engine should execute? अगर 1000 बल्ब जलाना है 40 वाट का ईच, तो 1 सेकंड में यह साइकिल कितना बार रन करना चाहिए? अगला सवाल लिखिए, 1 mole of an ideal gas expands isothermally. 1 mole of an ideal gas expands isothermally. 1 mole of an ideal gas expands isothermally at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Until its volume is tripled. Until its volume is tripled. Until its volume is tripled. Find out the values of delta S system and delta S total. Find out the values of delta S system and delta S total under the following condition. Under the following condition. Under the following condition. पहला, expansion is reversible. Under the following condition. पहला, expansion is reversible. दूसरा, expansion is carried out irreversibly. Expansion is carried out irreversibly where expansion is carried out irreversibly where 836 joule of heat is less absorbed as compared to reversible, where 836 joule of heat is less absorbed than as compared to reversible. ठीक है। और तीसरा बिट, एक्सपेंशन इज फ्री। एक्सपेंशन इज फ्री। ठीक है। एक आखिरी सवाल लिख लो एडियाबेटिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of neon gas initially at a pressure of 5 atmosphere. 2 moles of neon gas initially at a pressure of 5 atmosphere and temperature 473 Kelvin expands adiabatically to a pressure of 2 atmosphere. Expands adiabatically to a pressure of 2 atmosphere. Calculate delta S system and delta S total. Calculate delta S system and delta S total if first bit, if reversible expansion, second bit, expansion happens against a constant external pressure of 2 atmosphere. Expansion happens against a constant external pressure of 2 atmosphere. Expansion happens against a constant external pressure of 2 atmosphere. सॉल्व करो ये 3 सवाल।
बना हुआ है मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां लिखा हुआ नहीं होगा कि रिवर्सिबल है कि नहीं है, ग्राफ बना हुआ है मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। 2 और 3 दे देता लेकिन बीच में ये लाइन हटा देता, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ये तो हम फर्स्ट लॉ में ही बताए हुए हैं आप लोगों को। एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट। ठीक है, और हमें पता है कि ds या dq इज TdS। dq इज ऑलवेज TdS। तो अगर ds नेगेटिव हुआ, ds नेगेटिव माने एंट्रोपी का घटना, अगर ds नेगेटिव हुआ तो dq भी नेगेटिव होगा, और dq का नेगेटिव माने क्या? हीट रिजेक्टेड। और अगर ds पॉजिटिव हुआ तो dq भी पॉजिटिव होगा, हीट विल बी गेट। पहला बिट बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब। कहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा ग्राफ में? तो ये दोनों लाइन तो बिना हीट का है। एरिया अंडर द कर्व क्या है? 0 है। 4 से 1 और 2 से 3 नो हीट इज एक्सचेंज, क्योंकि एरिया कितना? 0। अब इस कर्व के नीचे कुछ एरिया जरूर है, ये पूरा अंदर का ही मत ले लेना सिर्फ, इस लाइन के नीचे ये एरिया पूरा एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो जरूर यहां पे हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब। एंट्रोपी बढ़ रहा है माने कि ds पॉजिटिव है, ds पॉजिटिव माने dq पॉजिटिव। तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड है, Q2 कितना आ जाएगा? एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन इज दिस टेम्परेचर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 500 में से 400 घटाओ 100, तो 1000 इंटू 100 10 टू द पावर 5 जूल पॉजिटिव साइन के साथ। यही है हीट एब्जॉर्ब। क्लियर? हीट रिजेक्टेड, ये 3 से 4 देखो, 3 से 4 में एंट्रोपी घट रहा, माने dq क्या होगा? नेगेटिव। हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। हाउ मच हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम? एरिया अंडर दिस कर्व 200 इंटू 100, तो Q1 कितना आ जाएगा? Q1 आ जाएगा 200 इंटू 100, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर, या 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, और इसका साइन एक्चुअली क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। ये हीट हुआ रिजेक्टेड। वर्क डन, वर्क डन Q2 प्लस Q1। साइक्लिक प्रोसेस है, नेट हीट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन। यहां नेट हीट कितना? 10 टू द पावर 5 गया, और 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 रिजेक्ट हो गया, तो कितना वर्क डन में कन्वर्ट हुआ? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q2 प्लस Q1, और Q2 प्लस Q1 करते ही कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू 10 टू द पावर 0.8 into 10 to the power 5 joule. 0.8 into 10 to the power 5 joule is the work done. सबको समझ में आ रहा? सिंपल सा सवाल है, किसी को कोई डाउट यहां तक? एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट गेन, तो वर्क डन अपॉन हीट गेन कितना आ जाएगा? 0.8, और 0.8 इंटू 100 80%। 80%, efficiency is 80%. Clear everyone? 1000 बल्ब, एक का 40 वाट, सबको एक साथ इल्यूमिनेट जलाना है, ऑन करना है, तो ये साइकिल कितना पर सेकंड ऑपरेट होना चाहिए? तो देख, ये जो सिस्टम है, ये जो वर्क देगा, उसी वर्क को हम लोग बिजली में कन्वर्ट करके बल्ब जला रहे हैं, है कि नहीं? जब एक साइकिल ऑपरेट होता है तो मुझे इतना जूल मिलता है। When one cycle operates, we get 0.8 into 10 to the power 5 joule of work done, और इतना ही को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बल्ब जलाएंगे। तो 1000 बल्ब 80 वाट इंटू 80 जूल्स पर सेकेंड। व्हाट इज जूल्स पर सेकेंड? 40 वाट, 40 जूल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एनर्जी की आवश्यकता है?
in 1 second energy required will be equal to 0.4 into 10 to the power 5 joules. 4 into 10 to the power 4 लिखो या 0.4 into 10 to the power 5 जूल. 1 सेकंड में इतने एनर्जी की आवश्यकता है कि नहीं? वो जूल पर सेकंड आएगा ना. तो अगर 1 सेकंड में इतने एनर्जी की आवश्यकता है तो बताओ 1 सेकंड में ये रिंग कितना बार ऑपरेट करे? तो जब एक बार ऑपरेट करता है तो हमें इतना वर्क मिलता है. कुछ डेटा प्रॉब्लम है. खैर, अब इसको कुछ करना नहीं था इसमें. देयरफॉर इन 1 सेकंड द साइकिल executes how many times? तो 0.4 into 10 to the power 5 divided by 0.8 into 10 to the power 5. क्योंकि एक बार जब साइकिल ऑपरेट होता है तो हमें इतना वर्क मिलता है. इतना टोटल चाहिए तो कितना बार साइकिल ऑपरेट करे? दैट इज हाफ साइकिल्स पर सेकंड इट शुड ऑपरेट. हाफ साइकिल पर सेकंड इट शुड ऑपरेट इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट द 1000 bulbs of 40 watt each. समझ में आया सवाल? टीएस डायग्राम क्लियर है? टीएस डायग्राम क्लियर है? अगला सवाल पे जाओ. एक मोल आइडियल गैस, टेम्परेचर 298 केल्विन पे, वॉल्यूम शुरू में अगर V था तो वॉल्यूम फाइनली हो गया 3V. पहला बिट बोल रहा है कि अगर ये एक्सपेंशन रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस सिस्टम बताओ. डेल्टा एस सिस्टम हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिवर्सिबल मानते हुए NR/ln of V2 by V1 N into R/ln of V2 by V1 3. तो आ गया R/ln 3. डेल्टा एस सिस्टम. डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग तो ऑब्वियसली जितना हीट गेन किया था उतना ही हीट वो सराउंडिंग लॉस किया है. या सीधे सीधे ऐसे समझो ना, हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है. तो डेल्टा एस सिस्टम जब लिख लिया तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आएगा? -R/ln 3. देयरफॉर डेल्टा एस टोटल विल कम 0. दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे मैंने पिछले क्लास में अलग से एनालिसिस करके बताया हुआ है ना. सेकंड बिट कह रहा है इफ द एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. और क्या कह दिया इरिवर्सिबल में? हीट एब्जॉर्ब्ड इज 836 जूल लेस देन एज कंपेयर्ड टू रिवर्सिबल. इस केस में भी Q रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल के बराबर था, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है. फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू -W. Q रिवर्सिबल अंदर गया था और Q रिवर्सिबल बाई T करते हैं तभी आता है R/ln 3. क्योंकि हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्क रिवर्सिबल. वर्क रिवर्सिबल आता माइनस ऑफ nRT ln ऑफ V2 by V1 और उसका माइनस लगाते ही Q क्या बन जाएगा? प्लस. और उसका T से जैसे ही डिवाइड करेंगे 298 से R/ln 3 बच जाएगा. Q रिवर्सिबल कितना? Q रिवर्सिबल इज प्लस ऑफ R इंटू 298 ln 3. ये Q रिवर्सिबल है. लेकिन सवाल अब कह रहा है कि अगर ये एक्सपेंशन इरिवर्सिबल है तो एक्चुअली हीट अंदर कौन सा गया होगा? Q इरिवर्सिबल गया होगा एक्चुअल हीट. फिर भी सिस्टम का एंट्रोपी हम लोग कैसे निकालते हैं? रिवर्सिबल मानते हुए. सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा रिवर्सिबल मानते हुए. अगर हम रिवर्सिबल मान लें तो ये बिट और ये बिट में सिस्टम के लिए कोई अंतर नहीं है. यहां पर भी डेल्टा एस सिस्टम कितना लिखेंगे? R/ln 3. ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो. यहां पर भी डेल्टा एस सिस्टम हमने R/ln 3 लिखा. क्यों? क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर निकाला जाता है.
अगर ये एक्सपेंशन रिवर्सिबल होता तो कितना हीट जाता? क्यू रिवर्सिबल ही जाता, और जो क्यू रिवर्सिबल वहां निकाले वही यहां भी आएगा। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा क्यू एक्चुअल अपॉन टेम्परेचर इससे निकाला जाता है। अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि सराउंडिंग के लिए क्यू एक्चुअल कितना। तो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है कि जब इरिवर्सिबल हुआ तो रिवर्सिबल के कंपैरिजन में 836 जूल कम एब्जॉर्ब हुआ। तो यार क्यू इरिवर्सिबल फिर हुआ कितना? क्यू इरिवर्सिबल हुआ R298 ln3 माइनस 836। रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ था? 298 R ln3, उससे 836 कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक्चुअल हीट तो दे दिया 298 R ln3 माइनस 836, इतना एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब किया कौन? सिस्टम। तो सराउंडिंग इतना ही हीट लॉस किया है। तो क्यू एक्चुअल कितना हो जाएगा सराउंडिंग के लिए? माइनस लगाएंगे, माइनस 298 R ln3 प्लस 836 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 298, ये आ जाएगा माइनस R ln3 प्लस 836 बाई 298। यह है डेल्टा एस सराउंडिंग। और जब हम डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल जब निकालने जाएंगे तो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग को जोड़ेंगे, जिसमें R ln3 कट जाएगा और हमारे पास प्लस साइन के साथ 836 अपॉन 298 बचेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा रिवर्सिबल मानते हुए फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला हम लिखा दिए उसी से लिख देना सीधे सीधे। लेकिन सराउंडिंग का एंट्रोपी हमेशा एक्चुअल हीट से। वहां चूंकि रिवर्सिबल ही था एक्चुअली, इसलिए माइनस R ln3 लिख दिए। लेकिन यहां पे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो मैंने इरिवर्सिबल में मैंने एक्चुअल हीट पता किया, सवाल में दे रखा। लेकिन ये हीट जो है सवाल में दिया है क्या? 836 इज लेस एब्जॉर्ब्ड। कौन एब्जॉर्ब कर रहा? सिस्टम। तो सिस्टम ने इतना हीट एब्जॉर्ब किया, तो सराउंडिंग के लिए सिस्टम का हीट में हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग हमेशा लॉस करेगा। समझ में आया ये सवाल? ये सवाल क्लियर है? थर्ड बिट, एक्सपेंशन इज फ्री। एक्सपेंशन इज फ्री, पी एक्सटर्नल 0, और हमें पता है कि इसमें क्यू क्या होता? 0। अगर क्यू 0 है एक्चुअली, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा। डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा? क्या हम डेल्टा एस सिस्टम को भी 0 लिख दें? नहीं, तब तो रिवर्सिबल हो जाएगा। और ये तो मैक्सिमम इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमें पता है कि इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तुम फिजिकली सोच के देखो, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एंट्रोपी तो बढ़ ही रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट और फ्रीडम बढ़ा दिए, स्पेस बढ़ा दिए, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम जानते हैं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी होता साथ ही साथ, और जैसे आइसोथर्मल लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल N R ln V2 बाई V1 R ln3 सिस्टम का यहां पर भी आएगा। एक्सपेंशन अगर फ्री हुआ तो R ln3 सिस्टम का एंट्रोपी चेंज यहां पर भी आएगा। लेकिन सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग R ln3, और R ln3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, हेंस इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सवाल में किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो एडियाबेटिक वाला सॉल्व करो। (473) फिर से n = 1 दिया है, इनिशियल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर दिया है, फाइनल प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर शुरू दे रखा है 473, 2 मोल्स,
473 केल्विन पर एक्सपैंड करता है अप टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल। पहला प्रोसेस एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तुरंत आंसर दो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक बताया तो पिछले क्लास में, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? जीरो। एडियाबेटिक है माने क्यू तो हमेशा जीरो है, हर हाल में डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो ही होगा, चाहे रिवर्सिबल करा रहे या इरिवर्सिबल करा ले। जब तक एडियाबेटिक है एक्चुअल हीट एक्सचेंज जीरो, जिसके कारण डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा जीरो। अब चूंकि रिवर्सिबल बोल दिया तो रिवर्सिबल में डेल्टा एस सिस्टम भी क्या होता? जीरो होता है। डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा एस टोटल भी जीरो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो, डेल्टा एस टोटल भी जीरो। बताया था पिछले क्लास में। द एंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू द वॉल्यूम इंक्रीज इज कंपनसेटेड बाय द टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है। सेकेंड वेट, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो गया। एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। अभी भी एडियाबेटिक है। अगर एडियाबेटिक है तो सबसे पहला काम कि डेल्टा एस सराउंडिंग को सीधे जीरो बोलो पहले। एक्चुअल हीट एक्सचेंज जीरो तो डेल्टा एस सराउंडिंग तो जीरो ही आएगा। अब मेरा काम है डेल्टा एस सिस्टम निकालना। डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवी ln T2 प्राइम बाई T1 प्लस nr ln V2 बाई, या और अच्छा रिलेशन NCP ln T2 प्राइम बाई T1 प्लस nr ln P1 बाई P2। इसी का इस्तेमाल कर ले क्योंकि P1 P2 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में सिर्फ एक चीज अननोन है बेटा। समझ में आ रहा है? और हम बताए थे ना कि ये जीरो नहीं होता। प्रूव किए थे ना कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। N 2 मोल Cp नियन गैस मोनोएटॉमिक 5R/2 5R/2 ln ऑफ T2 प्राइम अपॉन 473 प्लस अगेन 2R ln P1 बाई P2 5/2 5 एटमॉस्फेयर अपॉन 2 एटमॉस्फेयर। सिर्फ एक चीज अननोन है, ये पता चलते ही हमारा आंसर तैयार। तो अब हम लोग निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर निकालने का तरीका आप क्या बोल रही थी? यूज कर सकते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी गामा रिलेशन अलाउड नहीं है। लेकिन टेम्परेचर तो हम एक्चुअल निकालेंगे ना। हम रिवर्सिबल मान के टेम्परेचर अगर निकालेंगे तब तो फिर जीरो आ जाएगा। हमें एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए, गैस का फाइनल एक्चुअल टेम्परेचर। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। वो तो बोले थे ना इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में मात्र एक ही इक्वेशन अवेलेबल होता है। डेल्टा यू को लिखेंगे NCV इंटू T2 प्राइम माइनस T1 और वर्क डन को लिखेंगे माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 nr T2 प्राइम अपॉन P2 V1 nr T1 अपॉन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सब कैंसिल हो गया। n और n भी कैंसिल हो गया। जैसे ही CV को लिखोगे मोनो एटॉमिक का 3/2R नियन गैस मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक का Cp CV क्लियर है। मोनोएटॉमिक में CV 3R/2 Cp 5R/2, डाइएटॉमिक में CV 5R/2 Cp 7R/2। ये दोनों याद रखिएगा। उसके आगे जो पढ़ा है वो बहुत हाई फाई चीज है, कम से कम ये दो याद रखिएगा। ठीक है। R कैंसिल हो गया। सिंपल इक्वेशन 3/2 इंटू T2 प्राइम माइनस 473 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल 2 T2 प्राइम अपॉन
2 माइनस T1 473 अपॉन P1 5 सॉल्व करके यहां से T2 प्राइम निकालेंगे और T2 प्राइम निकालने के बाद वो यहां बिठाएंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे डेल्टा एस सिस्टम। और ये जब टेम्परेचर बिठाओगे तो डेल्टा एस सिस्टम 0 नहीं आएगा, 100% पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। हमें फाइनल एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए गैस का, तब तो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का एक्चुअल वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। क्लियर? एंट्रोपी चेंज का, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, NCV/ln/T2/T1 प्लस NR/P1/P2, ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इज वैलिड विदाउट फेज चेंज। मतलब वो गैस के लिए है, अगर सॉलिड लिक्विड भी अगर हम माने तो सॉलिड लिक्विड में भी क्या एक्सप्रेशन आया था, NCln/T2/T1, बट NCln/T2/T1 इज वैलिड ओनली व्हेन फेज इज नॉट चेंजिंग। सॉलिड का हीटिंग या कूलिंग, लिक्विड का हीटिंग या कूलिंग, लेकिन सॉलिड का हीटिंग या कूलिंग में वो मेल्ट नहीं करना चाहिए, सॉलिड ही रहे, लिक्विड ही रहे। अब आगे लिखो, एंट्रोपी चेंज इन फेज चेंज, एंट्रोपी चेंज इन अ फेज चेंज। सबको अच्छे से पता है कि सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड एट विच टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट बोलो। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड हमेशा लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। ये प्रोसेस तो एक्चुअली रिवर्सिबल है, इसमें अज्यूम करने वाली क्या बात है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है लिक्विड पे। क्यों बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? -5 को क्यों नहीं बोलते फ्रीजिंग पॉइंट? -5 में भी तो आइस मिल जाएगा। -5 में पानी को रखेंगे तो जमेगा कि नहीं जमेगा? तो -5 मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्यों नहीं है? 0 डिग्री ही फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है? ये मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं कि देख, मान लीजिए एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में एक ग्लास रखा हुआ है, पानी भी है और उस पर एक आइस फ्लोट कर रहा है। अगर हम इस पूरे एटमॉस्फेयर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे तो न तो ये आइस को कुछ होगा और ना ही लिक्विड वाटर को कुछ होगा। आइस जितना था क्वांटिटी में आइस उतना ही रहेगा और लिक्विड वाटर जितना क्वांटिटी में था उतना ही रहेगा। नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। जैसे ही -1 किए पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही +1 किए पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। इस प्रोसेस में डेल्टा एच फ्यूजन बोला जाता है। डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच नॉट फ्यूजन गिवन होगा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अरे एंथैल्पी क्या है? अपने आप में हीट है। एंथैल्पी को तो हीट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है कि नहीं है? व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन। और चूंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ये अपने आप में क्यों रिवर्सिबल हो गया? What will be the entropy change during fusion? That will be Q reversible upon T. Q reversible क्या है? Delta H naught fusion divided by T. What is T? Freezing point या melting point? Similarly, when liquid remains in equilibrium with its vapor, and this happens at boiling point,
बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहता है। लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। और इक्विलिब्रियम आ गया मतलब कि ये प्रोसेस भी क्या हो गया, रिवर्सिबल। ध्यान रहे, लिक्विड और वेपर दिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है मतलब कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है और रिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं है। ये दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल तब होते हैं या तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे। इसके अलावा वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। और अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो डेल्टा सिस्टम रिवर्सिबल मानते हुए निकालेंगे। देखेंगे कैसे। लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस का डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन भी अपने आप में हीट हो गया, चूंकि रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल हीट हो गया। सो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एस वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करना, डेल्टा एस वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं है तो ये फॉर्मूला इनवैलिड है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कब लगा सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे, और कहीं नहीं। ठीक, इसी के नीचे लिख लो सिमिलरली फॉर सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड ऐसा होते हैं जो हीट करते ही गैस में चेंज हो जाता है, तो उसका सब्लिमेशन टेम्परेचर पे डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन टेम्परेचर टीएस है ना। जैसे मान लिया कैम्फर सॉलिड, इट इज एन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर। जब सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाए उसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टीएस लगा देंगे। क्लियर है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल। मान लो हम लिए H2O, कैसा कंडीशन पे, सॉलिड कंडीशन पे, एट अ टेम्परेचर 263 केल्विन एंड अ प्रेशर 1 एटमॉस्फियर। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O। H2O in a liquid phase at 263 Kelvin and 1 atmosphere pressure। यहां भी आइस लिक्विड वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस में, लेकिन कौन सा टेम्परेचर है, 263 -10। क्या यह प्रोसेस रिवर्सिबल है? अगर मुझे इस प्रोसेस का डेल्टा एच दे भी दिया जाए तो हम डेल्टा एच अपॉन 263 करके एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते, वो गलत। क्योंकि यहां का जो डेल्टा एच मान लो इसका डेल्टा एच हमको पता है, डेल्टा एच इज गिवन अल्फा, तो आप डेल्टा एच अल्फा अपॉन टी करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। हमें इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना होगा, सोचकर मानकर। रिवर्सिबली हम स्टेट ए से स्टेट बी जाएंगे। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, 2 पॉइंट का ही तो डिफरेंस होगा डेल्टा एस। तो हम ये मानेंगे कि जो प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रहा है, अगर रिवर्सिबल पाथ से उसको कनेक्ट कर दिया जाए तब जो डेल्टा एस जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर। तो ये मैं जो अभी बताया ये भी मेल्टिंग ही दिख रहा है, सॉलिड से लिक्विड वाटर है, तो ये भी मेल्टिंग, बट दिस इज हैपनिंग एट अ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कराया जा सकता है यार, ऐसा मत सोच रहे सर कैसे होगा, कराया जा सकता है। वेपर को भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट कराया जा सकता है। तो क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं। तो फिर डेल्टा एच अपॉन टी लगा के एंट्रोपी चेंज इसका नहीं निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। स्टेट ए को स्टेट बी के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, देखो कैसे हम कर रहे हैं। मान लो इस सॉलिड को
सिर्फ हीट किया गया। ये सॉलिड आइस ही रहा, लेकिन इसको हीट करके हम लेकर गए 273 केल्विन 1 एटमॉस्फियर पे। यहां तो फेस चेंज नहीं हुआ ना, हम तो एक सॉलिड को हीट किए हैं। क्या आप सॉलिड का हीटिंग कूलिंग पे एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। NClN T2/T1 है ना, मान लो रिवर्सिबली हीट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब तक फेस चेंज नहीं, NClN T2/T1 आ गया। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब हम मानेंगे कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पे सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड वाटर में। टेम्परेचर तो कांस्टेंट ना, 273 1 एटमॉस्फियर पे। ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मिल गया मुझे लिक्विड वाटर, तो यहां भी डेल्टा एस निकाला जा सकता। और उसके बाद हम मानेंगे कि ये लिक्विड वाटर को कूल कर दिया गया, सिर्फ कूल किया गया, कोई फेस चेंज नहीं, लिक्विड लिक्विड ही रहा, कूल किया गया। NC लिक्विड ln T2/T1। समझ में आ रहा है? तो हमने यहां से हम यहीं तक गए, लेकिन कैसे गए? रिवर्सिबल पाथ होते हुए। समझ में आ रहा? तो यहां लिखेंगे डेल्टा S1 विल बी इक्वल टू, N तो 1 मोल है, कोफिशिएंट 1 तो 1, C ऑफ आइस ln T2/T1 273/263। यहां मेरे को पता है डेल्टा S2 दिया हुआ होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट 273, और यहां पे सब दिया रहेगा। डेल्टा S3 कितना आ गया? C ऑफ द लिक्विड ln T2 263/273। तो इस प्रोसेस का डेल्टा S सिस्टम या प्रोसेस विल बी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, तीनों को साइन के साथ जोड़ देना, डेल्टा S प्रोसेस निकल जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल मानकर निकाला जाता है। तो हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को रिवर्सिबल पाथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे सोचो, बिल्कुल ऐसे, ये मान ले ग्राफ था, ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट है, ये इरिवर्सिबली गया। तो मैंने क्या किया कि मान लेते हैं कि हम यहां से यहां आए पहले, फिर यहां से यहां गए बाद में, क्या दिक्कत है? अगर हम यहां निकाल लें डेल्टा, यहां निकाल लें डेल्टा, दोनों को जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम यहां निकाले डेल्टा, तो डेल्टा S कितना आ गया? S2 माइनस S1। यहां पे डेल्टा S कितना आया? S3 माइनस S2। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो S2 कट जाएगा, S3 माइनस S1 ही तो बचेगा, और S3 माइनस S1 ही तो चाहिए था हमें। इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो आइस को हीट करके लाए, तो किसी भी तरीके से सॉलिड को आपको लाना है मेल्टिंग पॉइंट पे। कभी भी सॉलिड को लिक्विड बनाओ तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे बनाओ, लिक्विड को वेपर बनाओ तो उसके वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे बनाओ, और उसके बाद सिंपली हीटिंग कूलिंग वाला फंडा लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? For H2O liquid 1 bar 373 Kelvin, say H2O gas 1 bar 373 Kelvin, delta H is given 40.64 kilojoule per mole. Calculate delta S system
फॉर H2O लिक्विड 1 बार 273 केल्विन से H2O गैस 1 बार 273 केल्विन and prove that the process is not spontaneous given Cp गैस का 30, Cp लिक्विड का 75, हर वेपर हर गैस को आइडियल गैस माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड। रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करो, डेल्टा एस सिस्टम निकालना है ना। अगर कोई बोलता है यहां पे डेल्टा एस बता सिस्टम कितना, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो। लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो रहा है कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट है मतलब कि ये रिवर्सिबल है। सीधे जो डेल्टा एच दे रखा है उसको 373 से डिवाइड कर दे, आ गया आंसर। ये तो वाटर है तो 100 डिग्री और 0 डिग्री क्लियर रहता है हम लोगों को, वो दिया नहीं रहेगा सवाल में। लेकिन अगर मान लो बेंजीन के साथ कर रहा है तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड सवाल में। तो ऑब्जर्व करना है कि क्या ये काम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे तो नहीं हो रहा। कैसे कनेक्ट करेंगे? H2O लिक्विड 1 बार 1 एटमॉस्फेयर 273 से H2O गैस 1 बार 273, क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? क्या वेपराइजेशन 0 डिग्री पे होता है? नहीं। लिक्विड को कहां तक ले जाएंगे हीट करके? लिक्विड से गैस कौन सा टेम्परेचर पे चेंज करना है? 100 डिग्री पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई भी फेज चेंज करना तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे करना। तो हम मान के चले कि लिक्विड को चलो हीट करके ले जाया गया कहां तक? लिक्विड को हीट करके लेके गए हम 373 तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद इस लिक्विड को हम 100 डिग्री पे बॉईल करके वेपर बना लिए, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। 1 एटमॉस्फेयर 373, और उसके बाद मान लेते हैं कि इस गैस को कूल कर दिया गया 373 से 273। ये कैसा प्रोसेस हो गया गैस के साथ? आइसोथर्मल कि आइसोबारिक? आइसोबारिक। समझ में आ रहा है ना? और आइसोबारिक में एंट्रोपी चेंज क्या होता किसी गैस का? NCPln T2/T1 होता है ना। मान लो ऐसे रहता, सवाल देता कि यहां से यहां तक ये 1 बार हटा के कर देता 0.5 बार, क्या दिक्कत है? गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गैस का P1 और T1 पता है, गैस का P2 और T2 पता है। सीधे फॉर्मूला लगाते NCPln T2/T1 प्लस NRln P1/P2। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस अगर है तो सिंपल गैस, जैसे अब तक सवाल करते आ रहे थे वैसा ट्रीट करेंगे। तो चलो, ये तो खैर 1 एटमॉस्फेयर था इसलिए हम 1 एटमॉस्फेयर लिख दिए। यहां पे डेल्टा S1 कितना निकलेगा? N1 मोल, कोफिशिएंट 1 माने 1 मोल। N1 लिक्विड का Cp कितना दे रखा है? 75, 75 ln T2/373/273। ये जो कन्वर्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पे कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है ऊपर दे रखा है, हिंट देख 40.64। तो यहां पे डेल्टा S2 आ जाएगा 40.64 इंटू 10⁻³ जूल, किलो जूल दिया है, जूल डिवाइडेड बाय 373। गैस को आइसोबारिकली कूलिंग, डेल्टा S3 विल बी इक्वल टू 1 मोल R NRln
नहीं, एन सीपी कितना दिया गैस का 30, ln T2 बाई T1 273 बाई। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस प्रोसेस, और तीनों को जोड़ना बिल्कुल साइन के साथ, डेल्टा एस सिस्टम निकल गया। मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे प्रूफ होता? डेल्टा एस टोटल निकाल के, उसके लिए मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज द एक्चुअल हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। मुझे इस प्रोसेस का एक्चुअल हीट एक्सचेंज चाहिए, मुझे इस प्रोसेस का एक्चुअल हीट एक्सचेंज चाहिए, मतलब इस प्रोसेस का मुझे क्या चाहिए? डेल्टा एच चाहिए। डेल्टा एच ही तो हीट होता है, डेल्टा एच ही तो हीट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन क्या मैं ये डेल्टा एच का वैल्यू 40.64 लिख दूं? नहीं, ये डेल्टा एच 373 पे, ये डेल्टा एच 273 पे मुझको निकालना है। थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हो किरचॉफ्स इक्वेशन? पढ़े हो किरचॉफ्स इक्वेशन? यस सर। तो डेल्टा एच वैल्यू 273 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 373 40.64 इंटू 10⁻³ प्लस डेल्टा सीपी, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, सीपी ऑफ गैस माइनस सीपी ऑफ लिक्विड, 30 में से 75 गया। डेल्टा एच T1 प्लस डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है? 273। T1 कितना है? 373। ये फॉर्मूला लगाए, डेल्टा एच एट 273 आया। मान लेते ये आया अल्फा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच सराउंडिंग, सराउंडिंग, ये हर स्टेप में अलर्ट रहना है। ये डेल्टा एच निकला रिएक्शन का, अगर मान लीजिए डेल्टा एच निकला नेगेटिव, तो तुम क्या बोलोगे? हीट विल बी लिबरेटेड। और हीट विल बी लिबरेटेड माने सराउंडिंग विल गेट। तो ये डेल्टा एच निकला सिस्टम का, तो सराउंडिंग के लिए माइनस अल्फा अपॉन 273 करके निकालेंगे डेल्टा एच सराउंडिंग, और वो दोनों को जोड़कर दिखाएंगे कि नेगेटिव क्वांटिटी है। इतना बड़ा सवाल कभी आएगा नहीं, लेकिन टुकड़ों में आ सकता है, इसलिए पूरा सवाल समझना जरूरी है। नहीं समझे? कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, 3 सवाल दे दिया छोटा छोटा, नहीं कर सकता? 100% करता ही है। डेल्टा एच सिस्टम रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करते हुए डेल्टा एच सराउंडिंग देखा कैसे निकाला गया? किरचॉफ्स इक्वेशन लगा के निकाले, साइन चेंज किए सराउंडिंग के लिए, उसके बाद टेम्परेचर से डिवाइड किए, और तब उसके बाद डेल्टा एच सिस्टम और डेल्टा एच सराउंडिंग दोनों को जोड़कर हम नेगेटिव क्वांटिटी रखेंगे। क्लियर है? करो, कॉपी करो जल्दी। एक और रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट करो जरा। H2O सॉलिड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से H2O गैस 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिस्टम को रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट कीजिए और सब डेल्टा एस का एक्सप्रेशन लिखिए। H2O सॉलिड बनाएंगे कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे लाके, ये बन गया H2O लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर। लिक्विड को हीट करके ले जाएंगे कहां तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
फिर लिक्विड को 100 डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे H2O गैस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उस गैस को कूल करके लाएंगे इस कंडीशन पे। टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है, जो चीज सबलाइन हो ही नहीं सकता उसका क्या दिया रहेगा। किसी और में यूज कर सकते हैं सीधे सीधे, सब्लिमेशन टेम्परेचर पे ले जाके सीधे गैस में चेंज कर देना। यहां पर एक्सप्रेशन डेल्टा S1 कितना, C ऑफ द सॉलिड ln T2 by T1 273 अपॉन 263। यहां बता डेल्टा S2 फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट, तो डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय 273। यहां डेल्टा S3 कितना, लिक्विड का हीटिंग, C ऑफ लिक्विड ln ऑफ 373 बाई 273। फिर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन, डेल्टा S4 डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 373। फाइनली डेल्टा S5 प्रेशर भी चेंज कर रहा, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा। CP ऑफ द गैस ln T2 263 बाई 373 प्लस NR ln P1 1 P2 0.5 लगा दिए, NCP ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2। ये पांचों डेल्टा इसको साइन के साथ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? रिवर्सिबल कनेक्टिंग क्लियर है? कभी कभी एक सवाल आता है, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा S। प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा S माने एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा S। जैसे मान लो सवाल दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस at 1 atmosphere and 273 Kelvin is getting converted into carbon dioxide gas, 2 atmosphere 273 Kelvin। बताओ डेल्टा S पॉजिटिव की नेगेटिव? H2O लिक्विड, H2O लिक्विड 1 atmosphere 273 Kelvin से H2O लिक्विड 1 atmosphere 373 Kelvin डेल्टा S। तीसरा, ऑन बॉइलिंग एन एग, ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। ये दोनों याद रखना। चलो पहले तो वो बताओ, ऊपर गैस ही रह गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ गया, तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ln T2 बाई T1 तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या, NR ln P1 बाई P2। तो P1 है 1 और P2 है 2, तो ln के अंदर हाफ आ गया, ln के अंदर हाफ आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। लिक्विड ही रह गया, लिक्विड को 273 से 373 तक हीट कर रहे, अरे हीट करने से एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। एग को बॉईल किए, एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? एंट्रोपी घटता है।
सॉरी, एंट्रोपी प्लीज एक सेकेंड, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जब लिक्विड स्टेट में जब रहता है ना एग के अंदर, तब सारे प्रोटीन बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड स्टेट में हम लोग को ऐसा देखने से लगता है कि सॉलिड में जाएगा तो वो प्रोटीन ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में जाएगा, एंट्रोपी घटना चाहिए। ज्यादा ऑर्डर्ड में जाना माने एंट्रोपी घटना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एग में जब वो लिक्विड फॉर्म है, आप लोग प्रोटीन जब लास्ट में पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो वहां भी बताया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का ये सवाल है। जब वो लिक्विड स्टेट में रहता है इट इज मोर ऑर्डर्ड। व्हेन इट गोज टू द सॉलिड स्टेट, हीटिंग के कारण उसका स्ट्रक्चर जो ऑर्डर्ड है वो ब्रेक कर जाता है एंड इट बिकम्स मोर रैंडम। तो ऑन बॉइलिंग एन एग एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऑन बॉइलिंग एन एग एंट्रोपी इंक्रीजेस, प्योरली रिलेटेड टू, तुम ऐसे समझो प्रोटीन सारे के सारे इस तरीके से थे कब, लिक्विड स्टेट में, तो इसको ज्यादा ऑर्डर्ड बोलोगे ना। हीट कर दिए तो ये सारे प्रोटीन टूट गए इस तरीके से, ये सॉलिड स्टेट आ गया, वो लिक्विड स्टेट था। तो यहां एंट्रोपी मोर ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड, लेस ऑर्डर्ड मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ा, तो एंट्रोपी बढ़ता है ऑन बॉइलिंग एन एग। याद रखना, यहां लिक्विड से सॉलिड वाला कंसेप्ट मत लगा देना, इसलिए यह सवाल अलग से फ्रेम किया जाता है। हम लोग को सबको पता है कि भाई लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो एंट्रोपी घटेगा, लेकिन यहां भी लिक्विड से वो सॉलिड में जा रहा है, बॉयल हो रहा है, तो यहां एंट्रोपी बढ़ता है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस घटेगा। जब एक रबर बैंड नॉन स्ट्रेचेबल कंडीशन में रहता है तो वो कुछ ऐसे इस फॉर्म में मान के चलो, बहुत ही रैंडम स्ट्रक्चर। जब उसको खींच दिया जाता है तो बिल्कुल वो रेगुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसके फाइबर्स स्ट्रेच कर दिए तो बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर में वो फाइबर आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे डिसऑर्डरनेस क्या हुआ, कम, एंट्रोपी घटता है। क्लियर? आगे हेडिंग लिखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी सेकंड लॉ खत्म नहीं हुआ है, चूंकि एंट्रोपी से रिलेटेड है इसलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट स्टेट्स दैट, बहुत छोटा सा चीज है, कुछ नहीं है। Absolute entropy of any substance. It states that absolute entropy of any substance at temperature 0 Kelvin, absolute entropy of any substance at 0 Kelvin is always zero. Is always zero, मतलब हर सब्सटेंस 0 केल्विन पे परफेक्टली ऑर्डर्ड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। हर सब्सटेंस 0 केल्विन पे परफेक्टली ऑर्डर्ड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, और अगर परफेक्टली ऑर्डर्ड हो गया तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, 0। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि 0 केल्विन पे हर सब्सटेंस परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है और उसका एंट्रोपी हमेशा 0 होता है, बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, HCN एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, HCN एटसेट्रा, HCN, CO2, HCN एटसेट्रा, इनका 0 केल्विन पे भी एंट्रोपी 0 नहीं होता, कुछ रैंडमनेस बच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड लॉ, हर सब्सटेंस का 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रैंडमनेस और एंट्रोपी इंक्रीजेस। As the temperature increases, the randomness or entropy increases. As the temperature increases,
the randomness or the entropy increases. ये जो लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है एंट्रोपी वैसे वैसे सब्सटेंस का बढ़ता है, समझ में आ रहा? बट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे डी क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होता? डीएच के बराबर होता। तो हम लोग डी एस क्या लिख देंगे? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या लिख देंगे डी एच अपॉन टी। डीएच क्या होता? एनसीपी डी टी अपॉन टी। अब इस डीएस को थर्ड लॉ में कैसे इंटीग्रेट किया गया? 0 केल्विन से लेकर, या ऐसे बोल स्टेट 1 या 0 केल्विन से लेकर किसी टी केल्विन तक, यहां पर भी इंटीग्रेट इसको किया जाएगा 0 केल्विन से लेकर किसी टी केल्विन तक। ये इक्वेशन है। कहने का मतलब एस वैल्यू एट टी माइनस एस वैल्यू एट 0 केल्विन, ये बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 केल्विन से टी केल्विन तक एन सीपी डी टी बाई टी। अब देखो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एल एन टी, और एल एन टी में हम 0 बिठाएंगे, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली में बेटा सीपीसीवी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक्चुअली में सीपीसीवी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर इस सीपी को हम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रख दें तो वो टेम्परेचर कैंसल हो जाएगा और वो एल एन वाली नौबत ही नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0, therefore entropy of any substance at any T Kelvin is equal to 0 to T NCP dt upon T। ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये थर्ड लॉ जो है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस बट एट कांस्टेंट प्रेशर अजम्पशन कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है इंटीग्रल एनसीपी डीटी अपॉन टी करके। अब देखो मान लो किसी एक सब्सटेंस का एंट्रोपी मुझे निकालना है एट अ टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी केल्विन, ठीक है? तो हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे ये ध्यान देना। एस एट टी माइनस एस एट 0 विल बी इक्वल टू, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 केल्विन से धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। उस सब्सटेंस का एंट्रोपी, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 केल्विन से धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मान लो वो सब्सटेंस गैस है, उसका मुझे एंट्रोपी चाहिए, तो अरे ये गैस तो सॉलिड फॉर्म में होगा ना 0 केल्विन पे, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि 0 केल्विन से लेकर T मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे उसको हीट करके। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाए तो वो मेल्टिंग पॉइंट को भी तो पार करेगा, सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट को पार करेगा तो वो मेल्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर लिक्विड को हीट करके लेके जाएंगे टेम्परेचर तक, फिर वो बॉयल करके गैस में जाएगा, तब वो गैस की एंट्रोपी आएगी। तो बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। तुम ऐसे समझो कि एक सॉलिड है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो एक वक्त आएगा ना जो वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा टेम्परेचर, तो पहले तो 0 केल्विन से मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हम हीट कर दिए, सीपी डीटी बाई टी लिखेंगे। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया तो मेल्ट करना शुरू करेगा, तो उसके बाद लिखेंगे डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट कर गया वो लिक्विड में, ये सीपी किसका था? सॉलिड का। फिर अब उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां से कहां तक? मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक, सीपी ऑफ द लिक्विड डीटी बाई टी। फिर वो लिक्विड बॉइल वेपराइज करेगा, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमें मिलेगा गैस, और गैस का टेम्परेचर कहां से कहां तक? बॉइलिंग पॉइंट से कोई जनरल टेम्परेचर टी तक जो पूछा गया है, तो लिख देंगे सीपी ऑफ द गैस डीटी अपॉन
तो सबसे पहले ये चेक करना कि जो सब्सटेंस का एंट्रोपी पूछा जा रहा है वो कौन से स्टेट में है। मान लो वो लिक्विड ही है, तो लिक्विड ही है तो उस तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट से उस टेम्परेचर T तक का निकाल देना, ये सब आएगा। वो लिक्विड भी सॉलिड से ही बना होगा, तो पहले सॉलिड को ले जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके बाद फिर हम लोग मेल्ट करके लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट से लेकर उस जनरल टेम्परेचर T तक निकाल देंगे। समझ आ रहा है ये इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाकर उस सब्सटेंस के टेम्परेचर T तक ले जाया जा रहा है। सर तो बीच में सॉलिड मेल्ट भी करेगा, बीच में लिक्विड वेपराइज भी करेगा, तो हर जगह का एंट्रोपी को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। बस फंसता आदमी कहां पर है? यहां पर सोचकर कि dt/T ln0 नॉट डिफाइंड, लेकिन मान लो बोल दिया कि लेट Cp ऑफ द सॉलिड इज AT। अब हो जाएगा सॉल्व? क्लियर है? क्लियर है? चलो अगले क्लास में इसके ऊपर